जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे रक्त वाहिकाओं के बारे में यानी ब्लड वेसल्स के बारे में। लेकिन ये लेक्चर आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप हार्ट पढ़े नहीं होंगे। हार्ट जब आप पढ़ लिए होंगे तभी आपको समझ में आएगा ये लेक्चर। तो आपको हार्ट वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे। ठीक, तो देखिए हम रक्त वाहिकाओं के बारे में आज पढ़ेंगे। रक्त वाहिकाएं होती क्या हैं? ब्लड वेसल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये क्या होती हैं? हमारे शरीर में आप जानते हैं कि खून जो है पूरा बहता रहता है, यहाँ से वहाँ तक बहता रहता है। हमारे शरीर में पूरी नसें हैं जिसमें खून बहता रहता है। उन्हीं नसों को ही हम बोलते हैं क्या? ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिका, जिसको हम सामान्य भाषा में बोल रहे हैं ना कि हमारा ये नस है, ये नसवा हम अपना काट लेंगे, वह नस जो है उसी को बोलते हैं ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं। तो रक्त वाहिकाएं हैं क्या? रक्त वाहिकाएं कुछ नहीं है, मतलब जिस नलिका में हमारे शरीर के अंदर खून बहता है, ब्लड बहता है, उसी को हम बोलते हैं रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स। तो ऐसे पाइप, ऐसी नलिकाएं जिसके सहारे हमारा ब्लड जो है, हमारा जो खून है वो बहता है, उसको हम बोलते हैं रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स। अब ये 3 तरह की होती हैं। अभी 3 तरह के कैसे? अपने अपने काम के आधार पे इन सबको बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? तो कि जैसे आप अगर डॉक्टर बन जाते हैं तो आप आदमी हैं, लेकिन आपका नाम हो जाएगा डॉक्टर साहब, बोला जाएगा ना। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे धमनी और शिराएं और केशिका, 3 तरह की रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं हमारे शरीर में। ठीक, मतलब इन्हीं रक्त वाहिकाओं को जो हमारे शरीर में नसें हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में नस बोलते हैं, एक्चुअली में नस नहीं बोला जाता है, लेकिन नस जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, रक्त वाहिकाएं जो हैं, ये 3 तरह की होती हैं। कैसे 3 तरह की? अपने काम करने के आधार पे 3 तरह के होते हैं। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। इसी आधार पे ये 3 तरह की होती हैं सब। देखिए, पहला होता है धमनी यानी आर्टरी, दूसरा होता है शिरा यानी वेन्स, और तीसरा होता है केशिका यानी कैपिलरीज। तो ये धमनी क्या होती है? हम आपको हार्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें धमनी और शिरा के बारे में बताए थे कि धमनी और शिरा क्या होता है। ये मान लीजिए हमारा हार्ट है, हमारा हृदय है, ये हमारा फेफड़ा है और ये हमारा पूरा शरीर है। तो यहाँ से ब्लड आता है हृदय में, यहाँ से जाता है फेफड़ा में, फेफड़ा से फिर आएगा हृदय में और फिर से पूरा शरीर में। ठीक, तो आप ऐसे जानते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन ऐसे होता है। हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं डिटेल से। ठीक, इसीलिए बोले हैं पिछला लेक्चर आप जा करके देख लीजिए। तो हमारा दिल एक्चुअली में धड़कता काहे लिए है? उनको याद करने के लिए नहीं धड़कता है। हमारा दिल धड़कता है किस लिए? हमारे ब्लड को सर्कुलेट कराने के लिए, धक्का देने के लिए। काहे ब्लड को धक्का देना? तो देखो, ब्लड जो है ना, एगो टाली का काम करता है। मतलब ब्लड, हम जानते हैं कि ब्लड किसी भी चीज़ को अपने अंदर घुला करके और ले जाके पूरे शरीर में बांट देता है। जैसे हमारे हाथ के कोशिका को भोजन चाहिए तो भोजन ले जाके दे देगा, ऑक्सीजन ले जाके दे देगा, कहेगा लो शोषण करो। लेकिन ये जो है ब्लड बस ले करके, देखिए हमारे पेट में अगर भोजन है तो पेट से भोजन लेगा, बस फेफड़ा में अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ले लेगा, अपने अंदर रख लेगा, लेकिन जाएगा नहीं, चुपचाप बैठल रहेगा। तो दिल क्या करता है? दिल इसको धकियाता है, ढकेल देता है खूब तेज। जैसे ढकेलता है तुरंत चला जाता है जहाँ जाना होता है उसको। जैसे कि हाथ की कोशिका में जाना है, पैर की कोशिका में जाना है, भेजा की कोशिका में जाना है, जहाँ भी जाना होगा। जब हार्ट धड़केगा नहीं, धड़कना मतलब ढकेलना, जब ढकेलेगा नहीं तब तक जाएगा नहीं। ठीक, ब्लड जो है फ्लो नहीं करेगा, सर्कुलेट नहीं करेगा हमारे शरीर में। और जब तक फ्लो नहीं करेगा, हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन या भोजन वगैरह कुछ भी जो है नहीं मिलेगा। ठीक, तो हमारे हार्ट का धड़कना जरूरी है। अब ये ब्लड जाता किसके थ्रू है? तो हमारे दिल से पाइप जुड़े होते हैं। जैसे आप सिंचाई करते हैं तो खेत का सिंचाई करते हैं तो उसमें पाइप लगाना पड़ता है, वैसे ही हमारे दिल से पाइप जुड़े हुए हैं सब। जैसे हार्ट ढकेलेगा, इसी पाइप के थ्रू जा करके ब्लड हमारे पूरे शरीर में बहने लगेगा। पूरे शरीर में हर एक कोशिका में क्या करेगा? ऑक्सीजन, भोजन वगैरह सब दे देगा, जिसकी ज़रूरत होगी। जहाँ जहाँ जो कुछ भी पहुँचाना होगा पहुँचा देगा। ठीक, तो धक्का देने वाला कौन? धकियाने वाला कौन? ब्लड को हार्ट। यहाँ से पाइप जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं।
अब ये पाइप जो होते हैं दो तरह के होते हैं। हार्ट से जो पाइप जुड़े होते हैं, कई ठे पाइप आकर जुड़े होते हैं, कई थी नलिकाएं आकर के जुड़ी होती हैं, रक्त वाहिकाएं आकर के जुड़ी होती हैं। तो ये दो तरह की होती हैं, कई तरह के, दो तरह की। कैसे? देखो, एक जो होता है एक वाहिका, एक जो पाइप होता है वो बस ब्लड को हृदय से ले जाएगा, और एक जो वाहिका है वो जो है बस ब्लड को हृदय में लाएगा। ये नहीं है कि जो लाने वाला है वो ले जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जो लाने वाला है वो बस लाने का ही काम करेगा, और जो ले जाने वाला है वो बस ले जाने का ही काम करेगा। आप जानते हैं कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज है, मतलब हमारा परिसंचरण तंत्र, हमारा जो परिवहन तंत्र है वो क्लोज है। ब्लड घूमेगा, आप जानते हैं ना, जैसे हम बताए थे कि ब्लड जो है घूमेगा, दिल से जाएगा, फिर पूरा शरीर से घूम के फिर से दिल में आएगा, ऐसे घूमता रहेगा, एगो लूप बना देगा। ठीक, तो वैसे ही हमारे शरीर में दो तरह के पाइप, एगो ले जाने वाला, एगो ले आने वाला। अब बीचवा का एगो तीन तरह का हो गया कि नहीं हो गया? देखिए, हमारे हृदय से, हमारे दिल से पाइप जुड़ी होती हैं, सब नसें जुड़ी होती हैं, सब यानी ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं। जुड़ करके कहाँ जाती हैं? तो एगो जुड़ेगा तो पूरा शरीर में जाएगा, और दूसर का जुड़ेगा तो पूरा शरीर से वापस लाएगा। ठीक, इसीलिए होती हैं सब। तो देखिए, हमारे हृदय से दो तरह के ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं, एगो ले जाने वाला खून को, एगो ले आने वाला। तो जो ले जाने वाला होता है ना, जो ब्लड को यानी खून को हृदय से दूर ले जाएगा, परे ले जाएगा, दिल से पराया कर देगा, जुदा कर देगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे धमनी, यानी कि आर्टरीज। तो आर्टरीज क्या है, यानी धमनी क्या है? तो धमनी ऐसी रक्त वाहिकाएं होती हैं, ऐसी हमारे नसें होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हृदय में, हृदय से क्या जुड़ा हुआ है? हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ है नस, यानी कि ब्लड वेसल्स। तो ऐसी वाहिकाएं, ऐसी रक्त वाहिकाएं जो खून को, जो ब्लड को हमारे दिल से दूर ले जाते हैं, यानी जैसे हृदय पंप करेगा, खूनवा ढकेला के कौन ही रास्ता से जाएगा? इसी पाइप से जाएगा। तो जिस पाइप से जाता है दिल से दूर, उसी को हम बोलते हैं धमनी, यानी आर्टरीज। तो ऐसी रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं धमनी, यानी आर्टरीज। और ऐसे रक्त वाहिकाएं जो ब्लड को वापस हृदय में लाती हैं, उसको हम बोलते हैं वेन्स, यानी सिरा। ठीक, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में अच्छा समझाएं कि वेन्स और आर्टरीज क्या होती हैं, इसीलिए हम यहाँ पे जल्दी समझा रहे हैं। देखिए, तो वेन्स और आर्टरीज है क्या? तो ऐसी रक्त वाहिका, ऐसा जो हमारा नस, ऐसा नस यानी खून का नस नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, तो ऐसी हमारी रक्त वाहिकाएं, ऐसे ब्लड वेसल जो ब्लड को हृदय से दूर ले जाएंगे, पराया कर देंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्या? कि ये है धमनी। और जो ब्लड को, जो हमारे खून को क्या लाएगा? हृदय में वापस लाएगा, उसको हम बोलेंगे सिरा। ठीक, इन दोनों के बीच में एगो नस होगा जो इन दोनों को जुड़ा होगा, तो इसको हम बोलेंगे ब्लड वेसल्स, यानी सॉरी कैपिलरीज, यानी कि केशिकाएं। ठीक, तो बस अभी इतना समझिए कि सिरा और धमनी क्या होता है। कैपिलरीज के बारे में अभी हम बता रहे हैं आपको, कैपिलरीज के बारे में अभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो धमनी क्या है? धमनी ऐसी रक्त वाहिका है जो कि हमारे शरीर में ब्लड को ले जाएगा। कहाँ से? दिल से ले जाके पूरा शरीर में पहुंचाएगा, मतलब कहीं ले जाए, लेकिन बस ब्लड को यानी खून को दिल से दूर ले जाना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे धमनी। ठीक, अब हमको ये नहीं मतलब है कि ले कहाँ जा रहा है, बस ले जा रहा है कहाँ से? हृदय से दूर ले जा रहा है, तो बस धमनी है। अब हृदय में वापस खून को लाने वाले पाइप को हम कौन सी बोलेंगे? तो सिरा बोलेंगे, यानी वेन्स बोलेंगे। तो ये हो गई दो तरह की। अब जो पतली पतली, बहुत पतली पतली नसें हमारे शरीर में जो होती हैं, जैसे आँखिया में दिखती हैं सब बहुत पतला पतला नस, उसको हम बोलेंगे केशिका। क्या बोलेंगे बाबू? केशिका, यानी कि कैपिलरीज। तो कैपिलरीज या केशिका क्या होती हैं? जो हमारे शरीर में बहुत पतली पतली नसें होती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं केशिका, यानी कैपिलरीज। अभी डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, केशिका के बारे में।
अब देखिए हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट काहे लिए होता है? तो बाबू ब्लड सर्कुलेट इसीलिए होता है ताकि भोजन पहुंच जाए, ऑक्सीजन पहुंच जाए शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास। तो इसका मतलब कि ये जो ब्लड दूर जा रहा है हृदय से वो ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए, तभी तो पूरा शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाएगा। कहाँ जा रहा है? दिल से जा रहा है दूर, दूर कहाँ जाएगा? तो पूरे शरीर में जाएगा, और नहीं तो फेफड़ा के पास जाएगा। ये दो चीज़ के पास जा सकता है। हम आपको रक्त प्रवाह की दिशा पिछले लेक्चर में समझाए थे कि हमारे शरीर में रक्त फ्लो कैसे होता है, ब्लड फ्लो कैसे होता है। ये मान लीजिए हमारा हार्ट है, हम फिगर बनाने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए इसे बना दे रहे हैं। ठीक, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा चौकोर जो दिख रहा है ये फेफड़ा है। अब फ्लो कैसे होता है? तो हमारे पूरे शरीर से ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। काहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? बाबू देखो हम तुमको श्वसन में पढ़ाए थे कि कोशिका में श्वसन के फलस्वरूप कौन चीज बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, पानी बनता है और ऊर्जा बनता है। ये 3 गो चीज बनता है। हमको बनाना क्या था? ऊर्जा। ये 2 चीज और बन जाता है। तो पानी का तो यूज भी हो सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं होता है। हमारा शरीर में नकारात्मक है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड बिना काम का है हमारे शरीर के लिए। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अभी कोशिका से फेफड़ा तक लाने का काम कौन करेगा? तो खून करता है, रक्त करता है। तो बताओ ऑक्सीजन लेके आया था खून हमारे हृदय से, देखो कैसे जाता है। यहाँ पे मान लो हमारा हार्ट है, ठीक, हमारा हार्ट यहाँ पे है, ये हमारा कोशिका है। यहाँ से ब्लड आया इस कोशिका में आया ना, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया, और यही ब्लड जो है फिर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और तुरंत फिर वापस जाएगा हृदय में, यानी कि दिल में। कहाँ जाएगा बाबू? दिल में। उसके बाद ये फिर अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ देना है? दिल में तो देना नहीं है, कहेगा दिल से तुम कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, नहीं फेफड़ा में देना है, तभी तो हम सांस के थ्रू छोड़ेंगे उसको कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अब फिर दिल में आया, लेकिन हमारा फेफड़ा भी है इधर। क्या कहता है? फेफड़ा। यहाँ से फिर से ब्लड को पंप किया जाता है, ढकेला जाता है। अब उतना प्रेशर यहाँ से यहाँ तक दौड़ के आया है, बताओ। यहाँ से एक बार ढकेला है, जो हृदय है एक बार पंप किया है ब्लड को, तो पूरा फ्लो होके दौड़ते दौड़ते यहाँ से घूम के फिर यहाँ तक दिल में आया है। फिर कह रहा है फिर हमको ढकेलो, तो ये जो है फिर से एक बार पंप करता है। तो पंप करेगा तो ये कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाएगा, ठीक। अब फेफड़ा से फिर से वापस आ जाएगा, किसमें? दिल में। कहाँ से कि अब इसके पास इतना शक्ति नहीं है, इतना ही ज़्यादा ढकलाया था कि बस फेफड़ा के पास पहुंच सके। अब पूरे शरीर में सीधा नहीं जा सकता है, इसलिए फिर से दिल में आता है और फिर से वापस जाता है पूरे शरीर में, ठीक। तो ये होता है ब्लड के फ्लो की दिशा। कैसे होता है? पहले जाएगा पूरे शरीर में, पूरे शरीर की कोशिकाओं में, फिर कोशिका से वापस आएगा, फिर फेफड़ा में जाएगा, और फिर फेफड़ा से वापस आएगा, फिर पूरे शरीर में जाएगा। ऐसे फ्लो होता रहता है, मतलब लूप बना हुआ है, समझ रहे हैं? तो ये होता है। अब इसमें जो ले जाने वाला रक्त वाहिका है उसको बोल रहे हैं धमनी, यानी कि आर्टरीज, धमनी बोलते हैं, यानी आर्टरीज बोलते हैं। और जो ब्लड को फिर से शरीर से चाहे कहीं से भी वापस लाएगा वो सिरा है। क्या है बाबू? सिरा है। अब देखो भाई खून जो है गया काहे लिए था? ऑक्सीजन देने के लिए। तो जाने वाला खून, मतलब कि जाने वाला ब्लड से जो हृदय से जो खून जाएगा, दूर जाएगा, वो एक्चुअली में ऑक्सीजन लेके जाएगा। बिना ऑक्सीजन के जाएगा तो कौन सी देगा कोशिका को? तो यानी कि जो भी धमनियाँ होती हैं वो सामान्यतः किस रक्त का फ्लो कराते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराती हैं, ठीक। सिवाय किसके? ये पल्मोनरी धमनी के। आपको हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। पल्मोनरी धमनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का प्रवाह कराती है अपने अंदर। तो धमनियाँ क्या करती हैं? धमनियाँ जो हैं अपने अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कराती हैं, यानी ऑक्सीजन युक्त खून को बहाती हैं, शुद्ध ब्लड को, शुद्ध रक्त को अपने अंदर से बहाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि धमनियों में कैसा खून बहता है, कैसा रक्त बहता है? तो ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या बोलते हैं? दूसरी भाषा में बोलते हैं शुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शुद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को हम अशुद्ध रक्त बोलते हैं। अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें है वो हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए अशुद्ध है। तो
हम कह सकते हैं कि हमारी धमनियों में, एक बार हम फिर से फिगर थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये मान लीजिए हमारे शरीर की कोशिका है, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा फेफड़ा है। यहाँ से ब्लड ऐसे गया, ठीक गया, हम बना दे रहे हैं फिगर को अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। ये ब्लड गया, फिर से हृदय में आया वापस, और फिर से फेफड़ा में गया, फिर से फेफड़ा से आया वापस, ठीक, और फिर से इसे घूम घूम के जाता रहेगा। यही होता है, यही ना होता है। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड पहले जा रहा है, कोशिका में जा रहा है, हमारे पूरे शरीर की कोशिका में, हमारे सिर की कोशिका में, पैर की कोशिका में, ऐसे जाता है, ठीक। तो मतलब हर एक पार्ट में हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं और सभी कोशिकाओं के पास ब्लड का पहुंचना जरूरी है। कहाँ से कि सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, ठीक। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए तो इसलिए ब्लड को जाना है। तो ये जो है ये क्या है, ये धमनी है। काहे धमनी है, कहाँ से कि ब्लड को ले जा रहा है, दिल से दूर ले जा रहा है, तो इसलिए क्या है, धमनी है। और धमनी ये काहे लिए धमनी है, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बह रहा है। ये भी दूसरा बात क्या है, धमनी इसलिए है कि ब्लड को दूर ले जा रहा है हार्ट से, और इसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध रक्त बह रहा है। कैसे, कहाँ से कि कोशिका को देना कौन सी है, तो ऑक्सीजन देना है ना। तो जब तक इस खूनवा में ऑक्सीजन रहेगा नहीं तब तक ये कौन सी देगा कोशिका को। तो ये जो धमनी में प्रवाहित रक्त है ये ऑक्सीजनेटेड है, और जो सिरा में प्रवाहित रक्त है वो है डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, ठीक। अब देखिए, तो ये हम कह सकते हैं कि सामान्यतः धमनियों में क्या बहता है, सामान्यतः धमनियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है यानी शुद्ध रक्त बहता है, और सिराओं में क्या बहता है बाबू, तो सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। और देखो सिवाय एक धमनी और एक सिरा के, ये जो है ये क्या है, पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त बहता है, CO2 युक्त, और ये जो है पल्मोनरी सिरा है इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। अब ये कहेंगे कि इधर एक है, इधर एक है, इधर यो एक है, इधर यो एक है, तो काहे आप कह सकते हैं कि एक ही जो है हमारे पूरे शरीर में एक ही मतलब कि ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उल्टा बहता है। इसे कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि ये धमनी है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बह रहा है, और इधर भी ये धमनी है तो इसमें ऑक्सीजन वाला बह रहा है। तो एक कहीं तो नस है, एक कहीं तो हमारी ब्लड वेसल्स हैं। तो हम काहे इसके आधार पे नहीं बोल रहे हैं, इसके आधार पे काहे बोल रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहती है। तो देखो बाबू, हमारे पूरा शरीर में है ये कहीं होता है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अच्छे से अगर आप ध्यान दो तो कई लोग तो समझ गए होंगे कि ये कब होगा। देखो हम बनाने के लिए यहाँ पे इसको एक ही बनाए हैं, लेकिन ये होती हैं बहुत सारी। यहाँ पे हमारा दिल है, हमारे दिल से कहाँ कहाँ ब्लड ले जाना है बाबू, तो मुंडी में ले जाना है, भेजा में ले जाना है, पेट में ले जाना है, हाथ में, पैर में, हमारे दूसरे हाथ में। तो एगो जो हृदय से पाइप निकलेगा, ये मान लीजिए हृदय से पाइप निकलेगा, ये किस में से बटेगा, तो ये पैर में, ये हाथ में, ये हमारे भेजा में, ये कहीं तो ये कहीं, मतलब कई पाइप ये होती हैं धमनियाँ। लेकिन यहाँ पे देखो ये पल्मोनरी धमनी तो ये कहीं ना होगा, कहाँ से कि बीचों में इसको कहीं नहीं मुड़ना है, सीधा कहाँ पहुँचना है, फेफड़वा के पास जाना है, ठीक। तो एक ही पाइप से ये काम चल जाता है। और ये क्या है, ये ज़्यादा है। तो ज़्यादातर धमनियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ये जो एक पाइप आपको दिख रहा है कई गो है, एगो कहीं हाथ के कोशिका में गया है, एगो पैर में गया है, एगो सिर में गया है, एगो कहीं गया है, लेकिन हम मान लीजिए मुंडी का कोशिका बनाए हैं, ठीक, तो इधर आया है, तो इसको बोल सकते हैं ये ज़्यादा है। तो ज़्यादातर धमनियों में क्या बहता है, ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध रक्त बहता है। और ज़्यादातर सिराओं में, सिराएं भी कई होंगी, देखिए सिराएं कैसे कई होंगी, एक मान लीजिए हमारे सिर से आ गया, ये हमारे पैर से आ गया, ये हमारे मुंडी से आ गया, मतलब ये हमारे हाथ से आ गया, कई जगह से आएगा, आ करके सीधा एक होकर के हृदय में मिलेगा, हार्ट में मिलेगा, ठीक।
तो आप समझ रहे होंगे कि सिराएं भी कई हैं और धमनियां भी कई हैं इधर, ठीक। तो ये सिरा जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बह रहा है, शुद्ध रक्त बह रहा है। ये जो है इसमें ऑक्सीजनेटेड, यानी मतलब ज़्यादातर धमनियों में क्या बह रहा है, ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध ब्लड बह रहा है, शुद्ध रक्त बह रहा है। और ज़्यादातर सिराओं में अशुद्ध रक्त बह रहा है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा है। अब एक ही दोनों में अपवाद है, क्या, एक पल्मोनरी सिरा है और एक पल्मोनरी धमनी। ये पल्मोनरी धमनी जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाले यानी अशुद्ध रक्त, और पल्मोनरी सिरा हो करके भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करा रहा है, ठीक। तो ये आपको बस इतना ही समझना है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूज इसलिए नहीं होंगे, देखिए हमारे फेफड़ा के पास जाने के लिए एक कहीं चाहिए, एक कहीं धमनी चाहिए, लेकिन हमारे पूरे शरीर में ब्लड को फ्लो कराने के लिए लाखों में चाहिए। देखिए हमारे पूरे शरीर में फ्लो कराने के लिए लाखों में कैसे चाहिए धमनियाँ। देखिए हमारे शरीर में हार्ट से ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकला, हाथ के कोशिका में गया, ठीक, हाथ के कोशिका में गया, ब्रेन के कोशिका में गया, कान के कोशिका में गया, नाक के कोशिका में गया, मुंडी के कान के इधर कान के कोशिका में गया, मुंह के कोशिका में गया, मतलब बहुत सारी बट के हर एक पार्ट में गई होंगी सब धमनियाँ, ठीक। और सिराएं भी वैसे ही हमारे एक कहाँ से, एक कान से जुड़ा होगा, फिर आँख से, फिर नाक से, मुंह से, मुंडी से, हमारे ब्रेन से जुड़ करके सीधा कहाँ आया होगा, एक ही जुड़ करके एक आया होगा यहाँ पे हृदय में। तो ये सिराएं भी बहुत सारे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड है, और धमनियाँ भी बहुत सारी हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एक के अलावा कौन कौन सा, पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी जो है सीधा हार्ट में, सीधा फेफड़ा में जा रहा है, इसलिए इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बह रहा है। और जो धमनी है, जो मतलब पल्मोनरी धमनी जो है ये क्या कर रहा है, हार्ट से ले जा रहा है ब्लड को, ले जाने वाला धमनी है, लेकिन कहाँ ले जा रहा है, फेफड़ा में। काहे खातिर ले जा रहा है, तो ऑक्सीजन लेने के लिए ले जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए जा रहा है, ठीक। तो जो ब्लड है हृदय से जा रहा है फेफड़ा में जा रहा है, काहे लिए जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए जा रहा है, शुद्ध होने के लिए जा रहा है। तो अब जब वापस आएगा तो सिरा से वापस आता है, लेकिन जब वापस आएगा तो जो ने काम खातिर गया था वो तो करके आएगा। तो ऑक्सीजन लेने गया था फेफड़ा के पास, ऑक्सीजन लेके आएगा, लेकिन लेके आने वाले को हम क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। तो इसलिए एक अपवाद में यही आ जाता है कि पल्मोनरी सिरा जो है क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कराता है, और पल्मोनरी धमनी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड। बस अपवाद में इतना ही है, याद रखना, ठीक। अब देखिए, तो मतलब आप सामान्यतः बोल सकते हैं कि सभी धमनियाँ जो है शुद्ध रक्त सभी धमनियों में फ्लो होता है और सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। बस इतना बोल देंगे काफ़ी है, ठीक। ये अपवाद इतना नहीं देखा जाता है। अब देखिए, अब जो हमारी धमनियाँ हैं, हमारे जो धमनियाँ हैं क्या कर रही हैं, ब्लड को ले जा रही हैं पूरा शरीर में, खून को एकदम फचाक से ढकेला है। हार्ट हमारा जो मतलब दिल है, खून को ढकेल दिया है, बहुत तेज ढकेला है, फचाक से ढकेला है। तो ये जो है, जो ले जाने वाला पाइप है वो मोटा होना चाहिए। काहे से एकदम फचाक से मारा है, बस ये पाइपवा फट भी सकता है, पूरा शरीर में ब्लड नहीं जाएगा, पाइपवा फट जाएगा हो सकता है। तो इसलिए धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं और सिराओं की भित्तियाँ पतली होती हैं। क्या सिराओं की भित्ति, आप देखो सिरा की भित्ति काहे पतली होगी, यहाँ से ब्लड गया था दिल से, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, अब घूमते घूमते पूरा शरीर से वापस जिससे आ रहा है उसको ना सिरा बोल रहे। तो घूमने में इसका पूरा एनर्जी जो है फचाक से जो हार्ट मारा था, प्रेशर जो था वो यहाँ पे आने के समय कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए इसकी भित्तियाँ पतली होती हैं। अब इतना कम प्रेशर हो जाता है कि खून जो है वापस भी जा सकता है, लेकिन हमको वापस नहीं भेजना होता है। कहीं भी ब्लड जो है वापस नहीं जाता है, दूसरे रास्ते से घूम घूम के ही आएगा। तो देखिए, पहले जाने के समय प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए इस धमनी को मोटा भित्ति वाला बनाया, मतलब मोटका प्लास्टिक का पाइप बनाया। जैसे
प्लास्टिक का तो नहीं होता है, कोशिका का होता है यार। तो ये जो ब्लड वेसल जो है धमनी, ये मोटी भित्ति वाली होती है, मोटका दीवार का बना होता है। आप पाइप देख के लेने जाते हैं तो कहते हैं मोटा है, थोड़ा मजबूत है, ऐसे ये भी मजबूत भित्ति वाला बना होता है धमनी। कैसे कि इसमें प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए फचाक से दिल जो है खून को पंप किया है इसमें, तो इसमें प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए इसकी भित्ति मोटी होती है ताकि फट ना जाए कहीं। लेकिन आई देखो, ये जो धमनी है ले जाती है पूरे शरीर में, घूम घूम के खून को फिर से सिरा में लाएगा, लेकिन घूमने में इसका प्रेशर कम हो जाता है, इसका दबाव कम हो जाता है, इसलिए सिरा में जब आता है तो बहुत धीरा हो जाता है, इसमें बहुत तेज फ्लो करता है, इसमें बहुत धीरे धीरे फ्लो होने लगता है ब्लड। ठीक, अब इतना धीरा हो जाता है कि हो सकता है वापस चला जाए। तो इसके लिए एक जो होता है वाल्व लगे होते हैं, सब इस सिराओं में जगह जगह पे वाल्व लगे होते हैं, इस टाइप के वाल्व लगे होते हैं जो एक ही तरफ खुलेंगे। सॉरी, देखिए हम उल्टा लगा रहे हैं वाल्व, इसमें जो एक ही तरफ खुलेंगे इस तरह के वाल्व लगे होते हैं, इस तरह के। ठीक, देखिए इधर से ब्लड आएगा, खुल जाएंगे सब, और जैसे वापस जाने का कोशिश करेगा ऐसे बंद हो जाएंगे सब, देख रहे हैं। तो इसी टाइप के वाल्व लगे होते हैं। तो ये वाल्व क्या करते हैं, ब्लड को मतलब उल्टे दिशा में फ्लो होने से रोकते हैं। तो इसकी भित्तियाँ भी पतली होती हैं, कहाँ से कि इसमें प्रेशर कम है। कहाँ है, सिरा में प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया है, धीरे धीरे खून टुघुर रहा है, टुघुरते जा रहा है, तो इसमें प्रेशर कम हो गया, इसलिए इसकी भित्तियाँ, इसकी मोटाई, इसके दीवार की मोटाई कम हो गई है सिरा की। तो हम कह सकते हैं कि धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं, सिराओं की भित्तियाँ पतली होती हैं। सिराओं में वाल लगे होते हैं ताकि ब्लड जो है वापस फिर से ना जा सके, इसलिए वाल लगे होते हैं जगह जगह पे। ठीक, अब इस धमनी का और ही प्रोटेक्शन करना था। क्या करना था बाबू, और ही धमनी का प्रोटेक्शन करना था। कहाँ से कि बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रेशर होता है, फट सकता है, अभी भी मोटा बनाने के बावजूद, मजबूत बनाने के बावजूद भी फट सकता है। इसलिए इस धमनी को हमारे शरीर के अंदर, मांस के अंदर लगाया गया। मांस के नीचे ये धमनी वाली पाइप होती हैं, सब समझ रहे हैं। तो धमनी वाली पाइप, धमनी जो होती हैं, धमनी वाली रक्तवाहिकाएं, ये हमारे शरीर में अंदर स्थित होते हैं। देखो यही लिखा हुआ है, ये प्रायः शरीर की गहराई में स्थित होती हैं। गहरा काटेंगे तब आपको धमनी मिलेगा। यहाँ पे एक मेन धमनी होती है, महाधमनी यहीं पे होती है। ठीक, तो यहाँ से हार्ट से निकली होती है, वही होती है मेन। ठीक, तो देखिए धमनी जो होती है वो शरीर की गहराई में स्थित होती है। काहे से कि प्रेशर ज़्यादा पड़े तो फटे नहीं, इसकी सुरक्षा के लिए। और सिराएं जो होती हैं हमारे शरीर में ऊपरी हिस्से पे ही दिखती हैं, सब जो दिख रहा है जितनी भी नसें, ये सब सिराएं हैं। सिराओं को हम फिगर में ज़्यादातर नीला से दिखाते हैं, जो हम फिगर बनाएंगे, और जो धमनियाँ होती हैं वो ज़्यादातर रेड कलर से दिखाई जाती हैं, लाल कलर से। ठीक, तो धमनियाँ जो है लाल कलर से दिखाई जाती हैं, और जो सिराएं हैं वो नीला कलर से दिखाए जाते हैं फिगर में। आप जानते होंगे, देखे भी होंगे। तो ये होते हैं। अब हम समझते हैं रक्त केशिकाओं के बारे में। रक्त केशिकाएँ क्या होती हैं? तो रक्त केशिकाएँ, अब मान लो ये कि एक सिरा आया होगा हमारे पूरे हाथ में, आया होगा कि नहीं आया होगा? आया होगा हमारे पूरे हाथ में एगो सिरा। फिर वापस ब्लड को ले जाने के लिए एक धमनी आया होगा जो ब्लड को हृदय से लाएगा हाथ में। ठीक, एक धमनी आया होगा जो खून को हमारे हाथ में लाएगा, हमारे हाथ की कोशिकाओं के पास। ये को जो होगा सिरा, वो ले जाने के लिए आया होगा। ठीक, हार्ट में ले जाने के लिए। तो दो नसें हो गई, देखो कैसे। ये मान लो हमारा हाथ हो गया, ये हमारा हाथ हो गया। ठीक, हाथवा निमन नहीं बना है। ये मान लीजिए ये हमारी एक धमनी हो गई। ठीक, और एक ये हमारा सिरा हो गया कि नहीं हो गया सिरा हमारा। अब ये देखिए, दिक्कत ये है कि ये जो है हमारे शरीर का ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं कवर कर पाती हैं। अब यहाँ का जो कोशिका होंगे सब, यहाँ के जो कोशिका उत्तक वगैरह होंगे सब, इसको ब्लड कौन देगा? ठीक, कहाँ से कि इतना दूर धमनी है और इतना दूर सिरा है। तो इन दोनों के बीच में फिर से एक पाइप निकलेगा, वो कई भागों में बट करके और जाल टाइप का बनाएगा, और फिर यही जाल जुड़ करके एगो पाइप बना देगा। तो है जो बीचवा में जलिया जिस पाइप का बन रहा है उसी को हम सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सिरा बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे ऐसे मतलब निकल के जाल बनाते हैं सब,
ये जो धमनी है निकल निकल के जाल बनाती है और फिर यही जाल इक्के में जुड़ करके और फिर सिरा में जुड़ जाते हैं। ठीक, इस सिरा में जुड़ जाएंगे सब। मान लीजिए कि ये जाल बना हुआ है, अब ये जाल फिर से जुड़ जाएंगे सब इसमें सिरा में। ठीक, तो ये हो गया। मतलब जाल कुछ नहीं है, जाल नसों का बन रहा है। ये जो पतली पतली जो रक्त वाहिकाएं, इसी का जाल बन रहा है। तो इस पतली पतली रक्त वाहिकाओं को हम क्या बोलते हैं? केशिकाएं बोलते हैं। आपके स्क्रीन पे फिगर भी आ रहा होगा कि कैसे जाल बना होता है। तो जो लाल से दिख रहा है वो धमनी है, जो नीला से दिख रहा है वो सिरा है, और बीच में जाल टाइप का नस बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं केशिका यानी कि कैपिलरीज। तो केशिका जो होती है वो बहुत पतली भित्ति वाली होती है, एक लेयर। देखिए सबसे मोटा कौन? तो धमनी, उससे हल्का सा पतला सिरा। लेकिन सबसे पतला कौन होता है? तो सबसे पतला होता है कैपिलरीज यानी कि केशिकाएं। काहे पतली होती हैं? अब देखिए, एक ये मान लीजिए केशिका है, अब यहाँ पे एक कोशिका है। देखिए केशिका कोशिका में कंफ्यूज आइएगा नहीं। केशिका मतलब पतला सा नस और कोशिका मतलब हमारे शरीर की कोशिका, सेल। ठीक, अब देखिए इसमें ब्लड बहेगा, यहाँ से धमनी से आया है, और यही कैपिलरीज डायरेक्ट जुड़ी होती है कैसे? सिरा से। तो यहाँ से धमनी है, यहाँ पे है, बीच में बस इतनी दूर क्या है? यही है कैपिलरीज। ठीक, देखिए यहाँ से धमनी से आया था खून, ये बीच में हो गया आपका केशिका। केशिका ध्यान से समझिएगा, यह कन्फ्यूजन होगा। केशिका, अब देखो बवाल यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये आया था धमनी, मतलब खून को लाएगा, यहाँ से डायरेक्ट कहीं से खुला नहीं है, ये बीच में जो है पतला हो गया है। बस बीच में क्या हुआ है? पतला भित्ति वाला बन गया है और पतला हो गया, मतलब बहुत कमजोर दीवार वाला ये नस बन गया। और इसके बाद ये पतला हो गया है, फिर से यही बन गया है, फिर से मोटा, हल्का सा मोटा होके फिर से यही सिरा बन गया, और ये फिर से हृदय में चला जाएगा। तो देखा जाए तो ये हृदय के अलावा कहीं खुलिए नहीं रहा है, तो ब्लड इसमें जाएगा नहीं, तो आखिर ऑक्सीजन हमें कैसे आएगा? ऑक्सीजन कैसे आएगा? हमें से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगा? इसके बारे में अब चलिए पढ़ते हैं। तो आपको आशा है कि समझ में आया केशिका क्या है। केशिका क्या है? जो धमनी और सिराओं के बीच में पतली पतली नसें होती हैं, उन्हीं को हम केशिका बोलते हैं। ठीक, अब ये केशिकाएं जो होती हैं उत्तकों से सटी हुई होती हैं। उत्तक मतलब कोशिका का समूह। हम एक कोशिका यहाँ पे लिए हैं, तो मतलब एक कोशिका से ये मान लीजिए चिपकी हुई है। अब इसको ऑक्सीजन देना है, तो इसकी जो केशिका की भित्ति होती है बस एक कोशिका मोटी होती है। आखिर ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये भी किससे बनी होती हैं? सब कोशिकाओं से। आप जानते हैं कि हमारे शरीर का हर एक पार्ट जो है कोशिका से मिलके बना है। तो है केशिका यानी रक्त वाहिका जो है ये भी हमारे शरीर का ही पार्ट है, ये भी कोशिका से ही बना होगा। तो ये जो है एक कोशिका मोटी होती है, बस इसकी भित्तियाँ। देखिए ये पाइप ही है, अभी बता रहे हैं कैसे बना हुआ है। ये मान लीजिए ये एक कोशिका मोटी है। ठीक, ये एक कोशिका मोटी भित्ति वाली होती है। ये मतलब इसकी चारों ओर की मोटाई एक कोशिका से बनी होती है। ये पाइप है। ठीक, तो इसकी मोटाई कितनी होती है? एक कोशिका मोटी से, मतलब इसका दीवार बना होता है। अब ये जो होता है इसके विसरण में सहायक होता है। विसरण कैसे? देखो यहाँ पे ब्लड आया था, कहीं कोशिका के पास है खुला नहीं है कि ब्लड हमें जाके फिर से वापस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसकी भित्ति बस बहुत पतली हो गई है, दीवार बहुत पतला हो गया है इस केशिका का, जिससे ऑक्सीजन जो है विसरण द्वारा इस कोशिका में चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो भी ब्लड से इस कोशिका में भेजना है विसरण द्वारा आ जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से विसरण द्वारा, ये कुछ भी कोशिका से फिर से ब्लड में अगर भेजना है तो वो भी विसरण द्वारा ब्लड में चला जाएगा। अब ये विसरण होता क्या है? तो देखो बाबू, इसकी भित्ति बहुत पतली हो गई है, मतलब पारगम्य हो गई है, इसके आर पार कोई भी जा सकता है। वो छननी टाइप का हो गया है। जो यहाँ पे आपको ब्लड वेसल दिख रहा है, यहाँ पे खुला तो नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पे इसे खुला नहीं है, डायरेक्ट छननी टाइप का हो गया है। छन्नी टाइप मतलब समझते हैं ना, चाय जो चीज़ से छाना जाता है उसी टाइप का हो गया है। तो बस इसमें से ब्लड नहीं आ सकता है, और जितने भी चीज़ हैं वो आ सकते हैं और जा सकते हैं, बस इसी टाइप का। जैसे चाय में चाय पत्ती छन्नी के आर पार नहीं जा सकता है, चायवा आर पार चला जाएगा, सेम वैसे ही यहाँ है, खूनवा आर पार नहीं जा सकता, इसमें जो भोजन है जो ऑक्सीजन है ये सब आर पार जा सकते हैं सब। इस टाइप का ये भित्ति हो गया यहाँ पे केशिका की भित्ति।
अब ये जो है ऑक्सीजन विसरण के द्वारा इसमें चला जाएगा। विसरण क्या होता है, जिसे पानी में आप नील डालते हैं, कुछ दूर में कुछ देर में पूरा पनिया नीला हो जाता है। कैसे, नील जो है पूरा पनिया में फैल गया, जिसकी वजह से वो नीला हो गया। तो फैलने की प्रक्रिया ही विसरण है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है फैल करके इस कोशिका में चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड फैल करके इसमें मिल जाएगा। ठीक, अब ये ब्लड में फिर से ऑक्सीजन ब्लड से खाली भी हो गया। देख रहे हैं विसरण कितना अच्छा है, ऑक्सीजन खाली हो गया कोशिका में, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से उसी तरह से लोड हो जाता है विसरण के द्वारा ही। ठीक, तो ये हो गया पूरा प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड लोड होने का ब्लड में और ऑक्सीजन यहाँ से कोशिका में जाने का। ऐसे ही सेम प्रोसेस होता है फेफड़ा में, एल्वेली के पास। एल्वेली जो होता है इसके ऊपर ऐसे रक्त केशिकाएँ होती हैं, इसमें विसरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, इधर मतलब एल्वेली में चला जाता है और ऑक्सीजन विसरण के द्वारा ब्लड में मिल जाता है। सेम वैसे होता है, हम बता चुके हैं, इसमें श्वसन के बारे में पढ़ा रहे थे तभी बताए थे। ठीक, तो आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, अब जो ब्लड वेसल्स हैं ये 3 प्रकार की हो गई, आपको समझ में आ गया ये कैसे कैसे होती हैं। अब इसके बारे में जो भी लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं। अब लिखा है ब्लड वेसल्स में मेनली 3 परत होते हैं। कितने परत बाबू? 3 परत। जो पहला परत होता है अंदर, उसको ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं। देखो अंदर का परत ट्यूनिका इंटरना। देखो ये देखो ब्लड वेसल्स का है, मान लो ये ब्लड वेसल्स है, इसको काट दिया, इसे चाकू से काट दिए। इसमें देखे 3 लेयर मोटा इसका दीवार बना हुआ है। कौ लेयर मोटा? 3 गो। तो जो अंदर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना, जो बीच वाला लेयर होता है उसको ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, और जो सबसे बाहर होता है उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं। और बीच में जो छेद होता है, पाइप में छेद होगा तभी तो उसी रास्ते से तो बहेगा ब्लड, तो जो छेद होता है उसको गुहा बोलते हैं। अभी जो लेयर है इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझिए, समझने का जरूरत है। अब देखिए ये हो गया धमनी का स्ट्रक्चर। तो धमनी के बारे में क्या लिखा हुआ है? ये रक्त को हृदय से परे ले जाती हैं यानी दूर ले जाती हैं। इनमें सामान्यतः शुद्ध रक्त बहता है, मोटी व लचीली भित्ति वाली होती है, मतलब स्ट्रेचेबल होती है। मान लीजिए ढेर प्रेशर आ गया, खून का ढेर प्रेशर आ गया तो तनी मनी फूली हो सकती हैं सब धमनी, मतलब स्ट्रेचेबल बनाए जाते हैं, स्ट्रेच हो सकती हैं सब, फैल सकती हैं सब, फूल सकती हैं सब, इसलिए बोल रहा है लचीली भित्ति वाली व मोटी होती हैं, वाहिकाएं हैं। ठीक, ये प्रायः शरीर में गहराई पर स्थित होती है। अब सिराओं के बारे में जान लीजिए। सिराएं जो होती हैं ये रक्त को हृदय की तरफ लाती हैं, मतलब खून को हृदय में लाती हैं। उसके बाद इनमें सामान्यतः अशुद्ध रक्त बहता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। पतली भित्ति वाली वाहिकाएं हैं, इनकी जो दीवार होती है थोड़ी पतली होती है, किससे? धमनी से, तो पतली भित्ति वाली वाहिकाएं हैं। ये प्रायः शरीर में ऊपर स्थित होती है। जो ऊपर ऊपर हमको नस दिख रहा है वो सब कौन सी है? सब वेन्स है यानी कि सिराएं हैं। सिराओं में जगह जगह पर वाल्व लगे होते हैं। वाल्व का मतलब ऐसे अभी हम बता रहे थे कि वापस खून नहीं जाएगा, ठीक, इसीलिए तो जगह जगह पर वाल्व लगे होते हैं। केशिकाएं, कैपिलरी या पतली नलिकाएं हैं। सबसे पतली पतली नलिकाएं जो होती हैं, जो सबसे पतली नसें होती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं केशिकाएं, कैपिलरी। इनकी भित्ति कोशिकाओं के मतलब एक कोशिकाओं की केवल एक परत से बनी होती है। अभी ना बताया ऐसे कि इसकी जो दीवार होगी, इस पाइप की मोटाई एक कोशिका से बनी होगी, बहुत ज़्यादा से नहीं। ठीक, जिससे रक्त में कोशिका तक पदार्थों का विसरण आसान हो जाता है। विसरण के बारे में भी हम समझा दिया आपको। अब देखिए धमनी जो होता है उसका बीच वाला पार्ट ट्यूनिका मीडिया बहुत मोटा होता है, इसलिए इसका दीवार मोटा हो जाता है। लेकिन सिरा जो होता है उसका जो बीच वाला पार्ट है उतना मोटा नहीं होता है। ये मान लीजिए सिरा है, ठीक, सिरा में ये हो गया अंदर वाला ट्यूनिका इंटरना, ठीक, और ये हो गया ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया बहुत ही कम है और ट्यूनिका एक्सटर्ना। देखो सिरा और धमनी दोनों का मोटाई देखा जाए तो सेम है, दोनों का मोटाई देखा जाए तो सेम है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि 4 इंची का पाइप लाने जा रहे हैं तो 4 इंची का पाइपुआ में मोटाइया 4 इंची रहेगा। उसका दीवार कितना मोटा है इस पे निर्भर करेगा कि वो मजबूत है कि कमजोर। सेम वैसे ही यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया जो है यहाँ पे थोड़ी मोटी हो गई है जिससे मजबूत हो गया। लेकिन इसमें देखिए ट्यूनिका मीडिया है इसमें ट्यूनिका मीडिया
ये क्या है, पतली हो गई है, जिससे ये कमजोर है, मतलब पतली भित्ति वाली हो गई है। तो इस 4 इंची मतलब उतना ही मोटाई का होगा ही नस, लेकिन इसकी गुहा थोड़ी बड़ी हो जाएगी। काहे कैसे कि इसका दीवार पतला हो गया, समझ रहे हैं, तो इसकी गुहा यानी छेदवा इसका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, यही है बस। तो ये हो गया आपका सिरा और धमनी के बारे में। अब चलिए कुछ चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं, हृदय की धड़कन के बारे में, कोल्ड ब्लड के बारे में और हॉट ब्लडेड के बारे में। हॉट ब्लडेड एनिमल कौन होते हैं, कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। और ये समझेंगे कि नाड़ी कैसे जांच किया जाता है। आप सुनते होंगे ना कि नाड़ी हो देख के बता देना कि जिंदा बाकी ना, ऐसे सुने होंगे ना। तो ये क्या होता है, नाड़ी देखना क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए पहले समझते हैं हम हॉट ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। हॉट मतलब कौन सी बाबू, गरम, और कोल्ड मतलब कौन सी बाबू, ठंडा। तो हॉट ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं, तो ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल जो मतलब इन्वायरमेंट चेंज की वजह से, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चेंज की वजह से अपना टेम्परेचर नहीं बदलते। जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स है, एकदम फिक्स रहेगा। ठीक, हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 37 डिग्री रहना है, एकदम क्लियर, एक मतलब लेवल में रहना ही है। तो हम क्या हो गए, हॉट ब्लडेड हो गए। तो वैसे जीव जिनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से यानी वातावरण के टेम्परेचर पे कोई निर्भर नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं हॉट ब्लडेड एनिमल। और जिसका टेम्परेचर चेंज के साथ अपना टेम्परेचर बदल देते हैं, जैसे मछली हो गई, सब ये सब क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर से चेंज के साथ अपना मतलब टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं सब। मतलब कि उनका जो बुखार है, जिसको हम सिंपल भाषा में बुखार कह सकते हैं, बदलता रहता है। अगर ठंडा मौसम आ गया तो ठंडे हो जाएंगे सब, गर्म हो गया तो गर्म हो जाएंगे सब। ऐसे ही मेढक भी वही है। तो कोल्ड ब्लडेड कौन है, मेढक है। ठीक, इस टाइप के जीव हो गए। तो ऐसे जीव जो अपना टेम्परेचर चेंज के साथ, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर चेंज के साथ अपना टेम्परेचर नहीं चेंज करते हैं, हॉट ब्लडेड कहलाते हैं। और ये हॉट ब्लडेड कब होंगे, तो जब उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, CLOSED, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ठीक, काहे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जब रहेगा तो उसमें ब्लड, जो शुद्ध ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके मिक्सिंग का चांस 0% है। मतलब ये दोनों मिक्स नहीं होगा। और जब मिक्स नहीं होगा, इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कोशिका के पास पहुँचेगा। और जब ढेर ऑक्सीजन पहुँचेगा तो ये कोशिका ढेर ऊर्जा बनाएगा। और ये ऊर्जा काहे लिए ढेर बना रहा है, ताकि हम अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। ठीक, तो शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ऊर्जा खर्च होता है। जैसे गर्मी है इस टाइम, तो हमको गर्मी हो रहा है, पसीना निकल रहा है, इसमें ऊर्जा खर्च हो रहा है। तो टेम्परेचर कम करने के लिए भी ऊर्जा खर्च होता है, ज़्यादा करने के लिए भी ऊर्जा खर्च होता है। ठीक, तो हमारा टेम्परेचर मेंटेन करना है 37 डिग्री पे। अगर 37 डिग्री से एक्स्ट्रा होगा तो कम करना है हमारे शरीर का टेम्परेचर। अब मान लीजिए बाहर टेम्परेचर है 58 डिग्री और हमारे शरीर का रखना है 37 से, तो पसीना होगा, जिससे हमारे शरीर पे नमी आएगी और हमारा शरीर थोड़ा ठंडा होगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा शरीर जो है अपने मतलब टेम्परेचर को मेंटेन किए रहता है। अब ठंडी आ गया, गर्म करना है, तो गर्म करने के लिए भी ऊर्जा लगता है। तो ये जो ऊर्जा है कहाँ से बनेगा, श्वसन से। श्वसन कहाँ होगा, कोशिका में। कोशिका में श्वसन जब ज़्यादा होगा तभी तो ज़्यादा ऊर्जा बनेगा, जिससे हम अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकेंगे। तो जब ज़्यादा श्वसन होगा तो ऑक्सीजनों तो ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले एनिमल होते हैं, हम बताए थे बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में पिछले लेक्चर में, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में नहीं मिलता है। ठीक, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिलने का चांस 0% होता है। तो इसलिए ये हॉट ब्लडेड होते हैं और कोल्ड ब्लडेड में मिलने का चांस होता है। मगरमच्छ का हृदय जो होता है 4 प्रकोष्ठ वाला होता है। मछली का हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला, एगो अलिंद एगो नीलय। देखिए ये होता है मछली का हृदय। कैसे होता है अभी हम बता रहे हैं। देखिए ये मतलब आप समझ सकते हैं, हम बना रहे हैं। ये हो गया मछली का हृदय। अब देखिए कैसे होता है इसका सर्कुलेशन इसमें कैसे होता है। इसमें जो होता है
इसमें होता ये है कि यहाँ से मान लीजिए ब्लड गया कहाँ पे, मछली के गलफड़ के पास, गिल्स के पास, यहाँ से ऑक्सीजन लिया, पूरे शरीर से फिर से घूम के कहाँ आएगा, पूरे शरीर से घूम के फिर से इसके हार्ट में आ जाएगा। कहाँ से, ये निलय हो गया मान लीजिए, तो इस निलय में आ जाएगा। यहाँ पे वाल्व लगे होंगे ऐसे इस टाइप के, तो इस टाइप का मछली का हृदय होता है। ठीक, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखिए इतना दूर जब घूम रहा है खून, वो तो बिना ऑक्सीजन का ही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही तो है ना। तो यहाँ से ऑक्सीजन लेगा, फिर से इसे जाके मिल जाएगा, फिर से ऑक्सीजन लेगा, इसे घूमता रहता है मछली के हृदय में। और मेढक का हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है, सॉरी 3 वाला होता है। 2 नीला इस टाइप का होगा और 1 अलिंद होगा। ठीक, 1 अलिंद होगा, इस टाइप का होता है मेढक का हृदय। ये दोनों अलिंद, सॉरी देखिए 2 अलिंद होगा, 1 नीलय होगा। ये नीलय होता है 1 और 1 ये अलिंद है, और ये भी अलिंद है, ये नीला है। तो कोई भी पूछेगा कि बाबू मछली का हृदय कितने प्रकोष्ठ का होता है, तो मछली का 2 प्रकोष्ठ का, अभी हम बनाए थे यहाँ पे, क्या बनाए थे, मछली का हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है, इस टाइप का बनाए थे, इस टाइप का, ये डबल प्रकोष्ठ हो गया। ठीक, तो ऐसे ही होता है मछली का हृदय। यहाँ से चला गया ब्लड अंदर और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बस मेढक का 3 प्रकोष्ठ वाला ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। ठीक, मतलब उसमें लगा होगा, अलग अलग सिस्टम लगा होता है। देखिए ये मेढक का हृदय हो गया, इधर से 1 लगा होगा, यहाँ से नीलय, यहाँ से सॉरी यहाँ से अलिंद, और यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ से भी आएगा और इधर से निकल जाएगा। ठीक, यहाँ से आएगा डीऑक्सीजनेटेड, फिर जाएगा फेफड़ा में, सॉरी देखिए फिर जाएगा फेफड़ा में, दूसरे मतलब रास्ते से जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे नीलय से आकर के और चला जाएगा। तो मेढक में 3 प्रकोष्ठीय होता है हृदय। ठीक, बस इतना समझिए, 3 प्रकोष्ठीय हृदय होता है। ज़्यादातर मेढक में तो स्किन से ही श्वसन होता है, तो स्किन में जाएगा तो श्वसन वहाँ से होगा। जैसे हमारा फेफड़ा है वैसे ही मेढक में स्किन से होता है, कई चीज़ों से मेढक श्वसन करते हैं सब। तो मेढक का श्वसन अंग अलग अलग होता है। ऐसे ही मगरमच्छ का 4 प्रकोष्ठीय यानी हमारे जैसा होता है। तो देखिए अधिकांश सरीसृप जो रेंगने वाले जीव है ना, उसमें 2 या 3 प्रकोष्ठ का हृदय होता है, 3 चेम्बर या 2 चेम्बर का होगा। मछलियाँ जो होंगी उसमें 2 चेम्बर, मेढक जो होगा उसमें 3 चेम्बर। ऐसे ही जो रेंगने वाले सब हैं उसमें 3 चेम्बर का होता है, 2 चेम्बर का होता है, ऐसे होता है। तो सरीसृप मतलब रेंगने वाले, और जो मतलब कि कई टाइप के होते हैं सब। एक होता है उभयचर, उभयचर मेढक है, इसमें क्या होता है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। ठीक, अब जो ये क्या कहलाता है मगरमच्छ, ये भी उभयचर ही है, लेकिन इसमें 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय होगा। ठीक, तो एक जो मगरमच्छ है वो अपवाद में आता है। इतना याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस समझिए, बस इतना याद रखिए ना कि मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला 2 चेम्बर वाला हार्ट होता है, मेढक में 3 चेम्बर वाला हार्ट होता है, और मगरमच्छ में 4 चेम्बर वाला हार्ट होता है, आदमी में भी 4 चेम्बर वाला। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, तो इतना याद रखिएगा आप कि ये जो होता है ये इसमें ऐसे ऐसे होता है। ठीक, अब देखिए, अब होता ये है कि हमारा जो ये हो गया हृदय के बारे में कि किसमें कैसे कैसे हृदय होते हैं, मछली में कैसे होता है, अन्य जीवों में कैसे होता है। अब समझते हैं हृदय का धड़कन। हृदय का धड़कन जो होता है, पहले ऊपर वाला दोनों अलिंद धड़केगा। अलिंद धड़कने का मतलब कि अलिंद धड़केगा तो ब्लड नीचे जाएगा नीलय में। हम कैसे बनाए थे हार्ट हम तो 4 प्रकोष्ठीय, हम तो बना नहीं पाएंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए हम बहुत शॉर्ट करने के लिए ऐसे हृदय बना देते हैं। यहाँ से ये खुला होता है, यहाँ से ये खुला होता है। ये ऊपर वाला दोनों अलिंद हो गया और नीचे वाला दोनों नीलय हो गया। अब देखिए दोनों अलिंद एक के बार पचकेगा, जिससे ब्लड इसमें आ जाएगा, और जब ये दोनों एक बार पचकेगा तो क्या होगा, एक से फेफड़ा में चला जाएगा और एक से पूरे शरीर में चला जाएगा। तो जब अलिंद और नीलयों के संकुचन से जब ब्लड मतलब एक बार सर्कुलेट हो जाता है, एक बार घूम जाता है, तो हृदय का एक धड़कन कहलाता है। नहीं समझ में आया आपको, हम जानते हैं। देखिए, जब अनुशिथिलन यानी फूलने से और पचकने को मिला करके हम क्या बोल देते हैं, हृदय का धड़कन। जैसे यहाँ पे हृदय है, 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय है। ठीक,
यहाँ से ये दोनों अलिंद पुचका फिर फूला, फिर ये दोनों नीले पचका फिर फूला। ठीक, तो देखिए जब पचकेगा, देखिए एक बार पहले इसको फुलाइए। अलिंद जो है पचका था, मान लीजिए पहले ब्लड आया फूल गया। ठीक, फूल गया, जैसे पचकेगा अलिंद इसमें से नीचे खून जाएगा, नीचे इसमें। ठीक, अब इसमें जाएगा तो ये फूल जाएगा और फिर ये फिर पचकेगा। तो देखिए दोनों तरफ एक ही साथ होता है, दोनों अलिंद एक साथ फूलेंगे सब और दोनों नीले एक साथ पचकेंगे सब। ठीक, तो दोनों अलिंद और दोनों नीले एक एक साथ पचकते हैं सब। देखिए ये एक साथ इसमें ब्लड आएगा, ये फेफड़ा से इसमें ब्लड आया और इसमें पूरे शरीर से आया, तो ये दोनों फूल गए सब एक ही साथ। अब दोनों एक ही बार पचके मतलब पंप किए सब, जिससे इसमें का ब्लड नीचे चला गया और इसमें का भी ब्लड नीचे चला गया। ठीक, समझ रहे हैं। अब ये दोनों पचकेंगे सब, नीले दोनों पचकेंगे सब, यानी क्या होंगे, संकुचित होंगे, संकुचन। देखिए फूलना को अनुशिथिलन बोलते हैं या शिथिलन बोलते हैं, अब पचकने को संकुचन बोलते हैं। संकुचन मतलब पचक रहा है। तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, तो जैसे ब्लड आया अलिंद फूल गया और जैसे अलिंद पचका तो अलिंद में से नीला में खून आ गया। ठीक, अब नीला जैसे पचका तो एक जो है एक पूरा शरीर में भेज दिया और एक फेफड़ा में भेज दिया। ठीक, तो ऐसे ही एक फूलने और पचकने की इतने प्रक्रिया को हम बोलते हैं एक धड़कन। इतने प्रक्रिया को देखिए हम आपको एनिमेशन के माध्यम से भी दिखा दे रहे हैं। एनिमेशन अगर मिल जाएगा तो हम दिखा देंगे। देखिए उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें हृदय जो ऊपर वाला पहले एक बार पचक रहा होगा, फिर नीचे वाला एक बार पचक रहा होगा। तो ऊपर वाले के फूलने और पचकने और नीचे वाले के फूलने और पचकने की एक प्रक्रिया को हम धड़कन बोलते हैं। मतलब एक बार ऊपर वाला फूला फिर पचका, फिर नीचे वाला फूला फिर पचका, तो ये पूरा मिला करके एगो धड़कन बनाता है। क्या बनाता है? एगो धड़कन। मान लीजिए कि अलिंद एक बार फूला, दोनों अलिंद एक बार फूला, फिर दोनों अलिंद एक बार पचका, फिर दोनों नीले एक बार फूला, दोनों नीले एक बार पचका, तो ये पूरा मिला करके एगो धड़कन बना, हमारा एक धड़कन बना। ठीक, तो ये होता है हमारा धड़कन, दिल की धड़कन। तो इसी को दिल की धड़कन बोलते हैं। अब पचकने को क्या बोलता है? पचकने को बोलता है संकुचन। क्या बोलता है बाबू? संकुचन। तो संकुचन बोलिएगा आप। और अनुशिथिलन या शिथिलन बोलता है, अनुशिथिलन या शिथिलन बोलता है फूलने को। ठीक, तो ये आपके बायोलॉजी का शब्द है, तो याद रखिएगा, नहीं तो कहीं दे देगा तो आप कंफ्यूज आ जाएंगे। अब क्या होता है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज़ और आता है। यहाँ पे क्या, एक नाड़ी देखना होता है। क्या होता है नाड़ी देखना? जैसे हम हृदय की धड़कन को बताने के लिए नाड़ी देखते हैं कि हृदय कितने बार धड़क रहा है, कैसे कैसे धड़क रहा है, इसके बारे में बताने के लिए नाड़ी देखा जाता है। तो यहाँ पे कलाई में होती है एक धमनी। ठीक, ऐसे पकड़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक, ऐसे पकड़ेंगे तो आपको मिल जाएगी, यहीं पे होती है, यहीं पे। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे एक धमनी होती है, जिसको आप पकड़ेंगे तो मिल जाएगी वो धमनी। अभी हमको नहीं मिल रही है, देखिए यहीं पे होती है, मतलब कलाई में होती है। तो वो धमनी जो होती है उसको हम बोलते हैं रेडियल धमनी। क्या बोलते हैं बाबू? रेडियल धमनी। ऐसे पकड़ के चेक किया जाता है। ठीक, ऐसे यहीं पे होती है, सेम यहीं पे। अभी हमको मिल नहीं रहा है, यहीं पे लगभग यहाँ पे। ठीक, देखिए हम यहाँ पे होता है, आप देख लीजिएगा, आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे रेडियल धमनी एक होती है। वही रेडियल धमनी पे हाथ रख के और देखा जाता है कब बार फूल रहा है, पचक रहा है, और टाइम देखा जाता है। तो 1 मिनट में यही जो है 72 बार, लगभग 70 से 72 बार धड़कती है। और इसी को हम नाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? नाड़ी। मतलब देखिए इस रेडियल धमनी को ही हम नाड़ी बोल देते हैं। तो इसी के धड़कन को गिन करके हम बोलते हैं नाड़ी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, धड़कन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का धड़कन 72 बार होता है, 70 से 72 बार, आप ही जानते हैं। तो नाड़ी किसको बोलते हैं? इसी रेडियल धमनी को ही हम नाड़ी बोलते हैं। और इसी के धड़कन को गिन करके हम हृदय के धड़कन का पता लगाते हैं कि हमारा दिल जो है धड़क रहा है कि टपक गया है, इसी का पता बस लगाया जाता है। तो यही है आपका ये आज का लेक्चर, और ये लेक्चर आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा
कि ये रेडियल धमनी क्या क्या होते हैं। ये जो सरीसृप क्या है आप समझे होंगे। सरीसृप मतलब रेंगने वाले, जितने भी रेंगने वाले होंगे सब ना, उसमें 3 गो प्रकोष्ठ वाला हृदय होगा। पानी वाले जितने उभयचर होंगे उसमें भी 3 प्रकोष्ठ वाला होगा, 2 प्रकोष्ठ वाला होगा, यानी 2 या 3 प्रकोष्ठ वाला हो सकता है रेंगने वाले में और पानी वाले में। ठीक, अब एक अपवाद में आता है मगरमच्छ, जिसमें 4 गो प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। हमारी तरह उसमें भी हृदय होता है, जैसे हमारे में होता है वैसे ही मगरमच्छ में होता है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। अब हम उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाने लगेंगे मछली में और मेढक वगैरह में, तो आपको दिक्कत होगा, समझ नहीं पाएंगे और चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, आपकी सिलेबस में भी नहीं है। ठीक, तो आशा है कि आप समझे होंगे इस बारे में। आप सोच रहे होंगे कि मछली के बारे में अच्छे से काहे नहीं पढ़ाए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अच्छे से बस इसलिए नहीं पढ़ाएं कि आपके सब्जेक्ट में दिया नहीं है, लंबा हो जाएगा चैप्टर, इसलिए नहीं पढ़ाए हैं। ठीक, तो ऐसा है आप समझे होंगे। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको PDF नोट्स का लिंक, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम बार बार आपको कहते हैं कि डाउनलोड करके ऐसे रखिएगा नहीं, लिखिएगा। अगर अपने मन से हो सके तो अपने मन से लिखिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।